तो लेट्स डू द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास से मेरा मतलब है कि हमने पहले क्या देखा सेंटर ऑफ मास। हमने बोला कि यार मेरा ना कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, राइट। मेरा कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। व्हाट डू वी मीन बाय सिस्टम ऑफ पार्टिकल? जब मैं वर्ड यूज करता हूं सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इसका मतलब क्या है? हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल, मतलब कोई एग्जांपल दे सकते हो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मेरे को? सिस्टम ऑफ पार्टिकल का कोई एग्जांपल बताओ। सिस्टम ऑफ पार्टिकल का कोई एग्जांपल नहीं पता? पूरा सेंटर ऑफ मास हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। अच्छा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या होता है? हम्म, अनन्या क्या होता है बेटे सिस्टम ऑफ पार्टिकल? सर मतलब मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका कोई पॉइंट होगा जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जिसको हम मानते हैं सेंटर ऑफ मास। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड मास, ठीक है जैसे कि आपकी ह्यूमन बॉडी ले लो यार, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। सिर अलग है, हाथ अलग है, पांव अलग है, ठीक है। हमारा सेंटर ऑफ मास हमारी नाभि पे है। हम चलेंगे तो पूरा एक साथ चलेंगे, ऐसा नहीं होगा सिर आगे निकल ले हाथ आगे निकल ले, नहीं हो सकता। हम चलेंगे तो पूरा एक साथ चलेंगे, तो मोशन कंबाइंड होगा, ठीक है, लेकिन मास जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल बहुत सारे खिलौने आते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे, ठीक है। तो मेरा बहुत सारा मास है, M1 है, M2 है, बहुत सारे हो सकते हैं, M3 है लेटेस्ट से, और उनका एक पोजीशन है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम मतलब ग्राउंड। हमारे केस में क्लियर है, ग्राउंड। भाई ग्राउंड से मेरे सिर का डिस्टेंस अलग है, ग्राउंड से मेरे पैर का डिस्टेंस अलग है, ग्राउंड से मेरे हाथ का डिस्टेंस अलग है, राइट। तो सबका अलग अलग डिस्टेंस होगा, अलग अलग पोजीशन होगी। डिस्टेंस वर्ड गलत है, अलग अलग पोजीशन है, राइट। तो हमने क्या बोला था, सेंटर ऑफ मास RCM जो हम वेक्टर में निकालेंगे क्या हो जाएगा आपका, M1R1 प्लस M2R2 एंड सो ऑन, जितने भी मास हो आपके, अपॉन M1 प्लस M2 एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बेसिस पे हमने सारा काम किया। तो सेंटर ऑफ मास जो हमने कैलकुलेशंस किए थे, कितने लोगों को अच्छे से समझ में आए हैं? जस्ट रेजियो है। You do need to revise. राइट, आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। आपको क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चंस दिए। अब देखो, अगर मैं बात करूं शेप की, मैं बोलूं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शेप? शेप से क्या समझते हो? शेप क्या होता है? शेप की डेफिनेशन क्या है? अगर मैं, अच्छा चलो मैं सिंपल से तुमसे एक चीज पूछता हूं। मैंने बोला यार ये ना एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, ये एक स्क्वायर प्लेट है, इसका साइड A है, सॉलिड प्लेट है, एकदम सॉलिड प्लेट है, ये स्क्वायर प्लेट है। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? और इसके सेंटर पे जहाँ पे डायगोनल्स में करेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल पे, ठीक है। कैसे पता? कैसे पता आपको? सर क्योंकि ये सर, परफेक्ट शेप है। हाँ अब आया ना, ये शेप है, परफेक्ट है। तो पहली बात तो शेप क्या है? अब मैं फिर उसी सवाल पे आऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय शेप। यस रुद्र, बिल्कुल सही, सिमेट्रिकल है ना, बैलेंस्ड है, सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सारे लोग सही बोल रहे हैं। अब समझ गए, शेप से ना आपको क्या होगा, एक इमेज आती है, जैसे मैंने स्क्वायर बताया, अब एकदम क्लियर हो, ये सारी स्क्वायर है,
मैं कुछ ना लिखूं कौन सा शेप है, मैं ऐसे लिख के छोड़ दूं खाली ये साइड से, आप बता दोगे सर स्क्वायर है, सर रेक्टेंगल है, सर स्फीयर है, सर कोन है। ठीक है, तो ये जो शेप्स हैं ये, इसमें मास जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर एक छोटे से छोटे सेक्शन का मास जो है वो इक्वल है। बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर ये बना है, जिसे हम लोग एटम्स बोलते हैं, राइट, जिसे हम लोग एटम्स बोलते हैं। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जो रिजिडली फिक्स्ड है, सॉलिड है ये। तो ऐसे शेप्स को हम बोलते हैं रिजिड बॉडीज, राइट, रिजिड बॉडीज। आपको मैंने स्क्वायर प्लेट दिया, उसका सेंटर ऑफ मास उसके डायगोनल पे तब होगा जब मेरा मास हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारी बात समझिए, ठीक है। तो रिजिड बॉडीज का सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालते हैं, RCM, वहां पे रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास। अब देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। अब ये बात आ गई, ठीक है। देखो, अगर मैंने इसी स्क्वायर को एक ऐसा वायर फ्रेम बना दिया और इसके चारों कॉर्नर पे मास m रख दिया, ठीक है, तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, राइट, और ये रिजिड बॉडी। मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब आप बाय डेफिनेशन मेरे को डिफरेंस बता सकते हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रिजिड बॉडी के बीच में डिफरेंस क्या है? जैसे मैं बोलता हूं मेरी ह्यूमन बॉडी जो है, ठीक है, जो मेरी ह्यूमन बॉडी है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। लेकिन सपोज करो मैं जहां बैठ के भी क्लास ले रहा हूं, मेरे बाजू में वॉल है, मैं बोलूंगा यार ये मेरी रिजिड बॉडी। सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब है जहां पे मास, अलग अलग तरीके के मास किसी एक लॉजिक से एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं, राइट। मास का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। जैसे मेरा सिर अलग है, मैं देख किसी भी ह्यूमन बॉडी को देख के आप बताओगे ना ये सिर है, आप बिल्कुल पहचान लोगे, राइट। कभी कंफ्यूजन होता है क्या? कभी कंफ्यूजन नहीं होता हमें। हम सामने वाले का फेस देखते ही बोलेंगे अच्छा यार ये इसका हेड है, ये इसका लेग है, ये इसके हैंड्स हैं। क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर मैं आपको स्क्वायर प्लेट दे दूं, अगर मैं आपको एक सॉलिड स्क्वायर प्लेट दे दूं, तो आप बता सकते हो कि यार इसमें, मैं बोलूं यार ये मेरा नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा कॉर्नर नंबर 1 है? नहीं कर सकते, ठीक है। कौन सा कॉर्नर नंबर 1 है आप नहीं कर सकते आइडेंटिफाई। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सबसे एक जैसे दिख रहे हैं। तो वहां पे क्या है, वो एक परफेक्ट सॉलिड शेप, ठीक है, ये परफेक्ट सॉलिड शेप है। और सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या है? द डिफरेंट मासेस आर मेंट टू मूव टुगेदर। अलग अलग तरीके के मास को हमें एक साथ मूव कराना है, दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल, राइट। तो यहां पे निकालने के लिए परफेक्ट शेप को, चूंकि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना मेरा कॉर्नर नंबर 1 कौन सा है, कॉर्नर नंबर 2 कौन सा है, तो यहां पे हम लोग यूज करते हैं कैलकुलस का, इंटीग्रेशन का निकालने के लिए। और इसका बाय डेफिनेशन होता है RDM बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM, ठीक है, RDM बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM। मैं एक को प्रूव करके दिखाऊंगा, बाकी मैं आपको नोट करवा दूंगा, आपको ज्यादा इस सेक्टर में पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। नोट करते जाना यहां तक। तो रिजिड बॉडीज का अगर हमको सेंटर ऑफ मास कभी भी निकालना है तो हम क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ RDM डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM। इसका मतलब क्या होता है, मैं एक एग्जांपल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, पहले इसको नोट कर लो यहां तक। तो नाउ आर वी क्लियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजिड बॉडी एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल? फटाफट हैंड रेस करके बताओ कौन कौन एकदम क्लियर है, रिजिड बॉडी एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल का क्या क्या डिफरेंस है।
वी शुड बी वेरी क्लियर द डिफरेंस बिटवीन रिजिड बॉडीज एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल। रिजिड बॉडी मतलब ऐसी बॉडी, ठीक है, जिसका एक परफेक्ट सॉलिड शेप है। नहीं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल परफेक्ट कैसे होगा? तुम्हारी ह्यूमन बॉडी परफेक्ट है क्या? सिस्टम ऑफ पार्टिकल से तुम छेड़छाड़ कर सकते हो ना। मैं सिर को अलग भी हिला सकता हूं, राइट, मैं पैर को अलग भी हिला सकता हूं, लेकिन जब ओवरऑल मूवमेंट की बात आएगी तो मेरी पूरी बॉडी एक साथ चलेगी। तो अलग अलग मासेस को एक फ्रेम में जोड़ा गया है, उस फ्रेम को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, उस स्केलेटन में अलग अलग पॉइंट्स हैं, जॉइंट्स हैं। आपको पता है ना, हमारी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स हैं, जुड़े हुए हैं ये आपस में, राइट। अब देखो, जैसे आपको हम लोग लेते हैं एक परफेक्ट एक रॉड की बात करते हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल डेफिनेटली बिहेव्स एज अ रिजिड बॉडी, ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल डेफिनेटली बिहेव्स एज अ रिजिड बॉडी। उसमें हम लोग हर मास को पॉइंट मास कंसीडर करते हैं। जैसे मेरा सिर का मैं मास लूंगा, लेकिन सिर के शेप की वैल्यू नहीं, मेरे पूरे बॉडी के कंपैरिजन में मेरे सिर के शेप की वैल्यू नहीं। तो हर मास जो मेरा कनेक्टेड है वो एज अ पॉइंट मास बिहेव करेगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इज इट क्लियर नाउ? ओके, देखो रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। मैं एक आपको करके दिखाऊंगा और बाकी का मैं आपको टेबल बनवा दूंगा, ठीक है। रॉड का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो रॉड मतलब क्या होता है? अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉड एंड अ सिलेंडर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉलो सिलेंडर एंड अ पाइप? ये देखो ध्रुव बाबू, रॉड 2D नहीं है सर, रॉड भी 3D है। सिलेंडर भी क्लोज्ड होता है। हाँ, मेरे को पता है ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसमें फंसोगे। ठीक है ना, कोई कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, मैं बात समझ गया तुम्हारी। ठीक है ना, इलास्टिसिटी नहीं है। तो देखो ये बहुत बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये सब ना 7th 8th 9th में सीख लेना चाहिए, बच्चे सीख नहीं पाते हैं। सिलेंडर, ठीक है, ये है सिलेंडर, ये सॉलिड सिलेंडर एंड ये रॉड, ठीक है। ये हॉलो सिलेंडर एंड ये पाइप, ठीक है। हाँ जी। तो सॉलिड सिलेंडर में क्या, सिलेंडर में क्या होता है? सिलेंडर में आपका सिलेंडर सिलेंडर में आपका, देख ध्रुव, मैं तुझे बताऊं तेरे को, तेरे समझने के लिए। घर पे डंडा होगा ही है ना, राइट। तो देख, छड़ी और डंडा, इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, वही डिफरेंस है सिलेंडर और रॉड का, राइट। यस रिया, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। तो सिलेंडर के केस में क्या है, आपका रेडियस भी होगा और लेंथ भी होगा। तो रॉड के केस में जो रेडियस होगा ना, वो कंपेयर टू लेंथ बहुत कम होगा, तो उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। सेम यही होता है हॉलो सिलेंडर और पाइप में। हॉलो सिलेंडर में क्या होगा, आपका जो लेंथ भी होगा, रेडियस भी होगा, और वो कंपेरेबल होंगे। पाइप के केस में क्या होगा, जो रेडियस होगा उसको लेंथ के कंपेयर में हम लोग इग्नोर करेंगे। तो रेडियस विल बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू लेंथ। ये डिफरेंस होता है, ठीक है, राइट। ये ज्योमेट्रिकल डिफरेंस है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कभी कभी फिजिक्स में हमें इसकी जरूरत पड़ती है, एट कॉम्पिटिशन लेवल, नॉट एट नॉर्मल लेवल, राइट। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं रॉड की। तो मैंने एक रॉड ले लिया, इसका मास जो है m है, ठीक है, मास इज m एंड लेंथ इज l, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक का लेंथ l है और इस मास m है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करते हैं। तो मैंने ये ले लिया कि साहब ये मेरा ओरिजिन है 0 0। इसके बाद क्या करेंगे, कभी भी निकालने के लिए, देखो मेरे को सेंटर ऑफ मास किसका पता है, पॉइंट मास सिस्टम का पता है।
समझ में आ रही बात? सेंटर ऑफ मास मेरे को कितना पता है? पॉइंट मास सिस्टम का पता है। तो मैं पहले किसको पॉइंट मास वाले में कन्वर्ट करूंगा। तो मैंने क्या किया, एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा टुकड़ा काटा, एकदम छोटा, एकदम बारीक टुकड़ा, dx थिकनेस का, राइट। तो इसको हम लोग फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं एलिमेंटल स्ट्रिप dx इज कंसिडर्ड। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये रॉड जो है बहुत छोटे 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 dx से मिलकर बना हुआ है? बहुत सारे ऐसे dx होंगे जिसको अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो एल लेंथ का रॉड हो जाएगा। उसका एक छोटा सा टुकड़ा मैंने काटा dx, तो मास भी चेंज हो जाएगा। मास ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप कितना, dm हो गया सपोज कर। अब dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m/l इंटू dx। टोटल मास को टोटल, क्योंकि मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका, फिजिक्स में मास तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। कौन कौन बता सकता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास? थोड़ा सा हायर लेवल की चीज है, प्यार से सुनना, ध्यान से सुनना। फिजिक्स में मास तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिजिक्स में क्या, हर जगह दुनिया में मास तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे कैसे, कोई बता सकता है? यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली तो है ही, हम तो हर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो मैंने अभी बताया ना, रॉड है, तो रॉड में मुझे लंबाई की जरूरत है, एक लेंथ है खाली। तो मास क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ पे मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ध्यान से समझना इस बात को। दूसरा क्या हो सकता है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ एरिया। तीसरा क्या हो सकता है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं यहां पे आपको एक छोटा सा शॉर्टकट बताता हूं, ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि प्लेट की बात करेंगे 2D शेप में, प्लेट हो गया, ठीक है, डिस्क हो गया, राइट, रिंग हो गया। तो ये क्या है, आपका 2D शेप है। तो 2D शेप में कभी भी करेंगे, शेप कैसे कैसे होंगे आपके, 1D, जैसे कि रॉड उसका एक एग्जांपल है, खाली एक ही डायमेंशन में होगा। तो यहां पे क्या होगा, 1D के केस में मास डिस्ट्रीब्यूटेड इन लेंथ होगा हमेशा, यानी कि इसमें dm जो होगा हमेशा वो m/l dx होगा। ठीक है, 2D में मास डिस्ट्रीब्यूटेड इन एरिया होगा, यानी कि dm बेटा क्या हो जाएगा यहां पे, m/a इंटू da। ठीक है, और 3D यहां पे मास, जैसे कि 2D में क्या एग्जांपल हो गया आपका, प्लेट हो गया, जैसे अभी स्क्वायर प्लेट की हम लोग बात कर रहे थे, रेक्टेंगुलर प्लेट हो गया, डिस्क हो गया। ठीक है, ये 2D शेप्स हैं। मास डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम, ठीक है, तो यहां पे dm क्या हो जाएगा, m/total v इंटू dv। ठीक है, जैसे कि आपका स्फीयर हो गया, कोन हो गया। ठीक है, इसको नोट करके रख लो, ये बहुत सारी जगह काम आता है। ये जनरल इंफॉर्मेशन है, इस चैप्टर की इंफॉर्मेशन नहीं है। ये क्लास 12th में मैग्नेटिज्म में भी काम आता है, ये फॉर्मूला हम लोग बहुत सारी चीजें डिराइव करके निकालते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में काम आता है, बहुत जगह हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, क्लास 12th में इसका यूज ज्यादा होगा, 11th में भी कम है। ठीक है, इसको नोट करके रख लो बस। राइट, अब देखो यहां पे, अब मेरा dm क्या हो गया, मतलब यहां पूरे l लेंथ पे इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो मैंने मास को लेंथ से डिवाइड किया, तो पर यूनिट लेंथ मेरे को डिस्ट्रीब्यूटेड मास मिल गया, और उसको मैंने एक छोटा सा लेंथ जो मैंने लिया dx से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा dm हो गया। राइट, अब मैंने अभी अभी रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या बताया आपको, xcm क्या होगा। अब देखो यहाँ पे x एक्सिस में ही है ना, तो सेंटर ऑफ मास भी x एक्सिस में ही होगा, ये बताने की जरूरत नहीं, इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अभी हमने फॉर्मूला क्या बनाया, एक्स dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। ठीक है, तो xcm मतलब ये जो dm मास आपने लिया है, ये dm मास, जो एलिमेंटल स्ट्रिप लिया dx, इसका मास dm है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इस dx का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये छोटा सा जो dm लिया है, इस dm का सेंटर ऑफ मास क्या होगा ना, इसका अब डायगोनल क्या, रॉड में सिर्फ लेंथ होती है, उसका विड्थ नहीं, पॉइंट मास हो गया अब वो। अब उसका शेप छोड़ो, एलिमेंटल स्ट्रिप लेते ही इसलिए है कि हम उसको पॉइंट मास में कन्वर्ट कर रहे हैं, पॉइंट मास कर दिया हमने उसको।
उसका सेंटर ऑफ मास क्या हुआ डीएम का? बताओ बेटा। फिजिक्स है बाबू, सबसे भारी यही पड़ती है, मैथ्स केमिस्ट्री सब हो जाती है। और सबसे खतरनाक चैप्टर को डील कर रहे हो अभी, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, रोटेशन। बोलो, सही जवाब देने वाले को इनाम दिया जाएगा, 25 रुपए पेटीएम अभी अभी। डीएम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? मतलब वही हो गया ना, ये हो गया ना, ये जगह जहां डीएम है, बस ये जगह हो गई। तो इस जगह का कोऑर्डिनेट का रेफरेंस कहां लिया आपने? ये लिया ना, 0 0 के रेस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस हो गया? एक्स हो गया। तो डीएम का सेंटर ऑफ मास एक्स हो गया। वेरी गुड अनन्या। तो एक्स इंटू डीएम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ठीक है। अब देखो ये जो नीचे वाला डीएम है, अगर डीएम को टोटल इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो ये छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे डीएम है ना, ऐसे बहुत सारे, इसका मतलब क्या है, छोटे छोटे बहुत सारे डीएम है। इसको जब हम लोग ये 0 से एल लेंथ में ऐड करेंगे तो टोटल मास ही मिलना है। तो ये जो नीचे वाला डीएम है, इसको पहले ही लिख लो 1/कैपिटल एम। अब इंटीग्रेशन करना है मेरे को एक्स डीएम को, ठीक है। तो अब देखो क्या हो गया तुम्हारा, 1/m इंटीग्रेशन ऑफ एक्स को एक्स रहने दो, डीएम आपने अभी अभी निकाला है यहाँ पे, m/l dx लिख लो इसको, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कहां से कहां करोगे, ठीक है। तो x का इंटीग्रेशन किसका हो रहा है? x का हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो x का आपको रेंज देखना है। तो x कहां से कहां जा रहा है? देखो x यहां शुरू हो रहा है 0 से और l तक जाएगा कोने तक, तो 0 से l। अब जो वेरिएबल है उसको अंदर रहने दो, बाकी सब बाहर ले आओ। तो 1/m इंटू m/l बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। अंदर क्या बचा? 0 टू l x dx। तो ये कैंसिल, ठीक है। तो x cm इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/l। x का इंटीग्रेशन होगा x² 2, 0 से l। तो x cm कितना आ गया आपका? 1/l इंटू l²/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ गया l/2। मेरा सेंटर ऑफ मास कहां पे आया? एकदम रॉड के सेंटर पे। आप बोलोगे अरे सर इतना कैलकुलेट करके क्या देखना होता है? समझ में आ रहा था, रॉड के सेंटर पे होना चाहिए, ठीक है ना। फालतू इतना टाइम पास कराया आपने। तो ऐसे ही हमको समझ में आ रहा था कि इसका सेंटर ऑफ मास के सेंटर पे होना चाहिए। मैं सिर्फ आपको सिखा रहा था कि ये तरीका है ठीक है। अभी तो आपका एमसीक्यूज हो रहे हैं स्कूल्स में, ठीक है। पहले जब सब्जेक्टिव होता था तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था, रॉड का सेंटर ऑफ मास प्रूफ करके दिखाओ उसके सेंटर पे होगा। नहीं, इसको याद करने की जरूरत नहीं, अभी आप अब छोड़ो, सब याद। आपको ध्यान रखना है खाली कि कैसे निकाला जाता है रिजिड बॉडी का। आप थोड़े टफ लेवल के जब एग्जाम्स के क्वेश्चंस पे जाओगे, ठीक है, तो वहां आपको जरूरत पड़ेगी। कैसे जरूरत पड़ेगी? जैसे कि आपका जेई में एक बार क्वेश्चन आ गया इस तरीके से, सेक्टर दे दिया एक थीटा एंगल, एक सॉलिड सेक्टर है, ठीक है। ये सॉलिड ऐसा प्लेट शेप में कट है, सेक्टर के शेप में कट है, ठीक है। इसका मास m है, इसका रेडियस r है। उसने बोला इसका सेंटर ऑफ मास बताओ। तब आपको ये तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होगा। आप इस तरीके से सॉल्व करके आपको वहां निकाल के देखना होगा, राइट। तो इसलिए आपको रिजिड बॉडी का तरीका मालूम होना चाहिए, रिजिड बॉडी का कैसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास। इसको नोट नोट कर लो। कोई भी डेरिवेशन याद करने की वजह जरूरत क्यों है? थोड़ा सा ध्यान दे दो कि कैसे कैसे स्टेप्स हो रहे हैं, एक दो बार रिपीट करके घर पे सॉल्व करो, अपने आप सब क्लियर हो जाएंगे फंडामेंटल। हाँ, ये है कि जहां फिजिक्स में क्लास 11th में स्पेशली जब ये सब हम लोग देख लेते हैं ना, अरे ये इंटीग्रेशन साइन वाइन, तो हमें घबराहट होने लगती है कि यार ये क्या आ गया, कुछ अलग ही चीज आ गई। तो सबको समझ में आया कैसे निकाला हमने? ये सबसे सिंपल शेप है। रिजिड बॉडी की शुरुआत यही रॉड से होती है। बहुत सारे और भी डेरिवेशन है, बट मैं वो नहीं करा रहा आपको, ठीक है। क्योंकि उसका उतना यूज नहीं है। कभी एक आध दिन ना स्पेशलाइज सेशन लगाएंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे उसको डिराइव करके निकालते हैं। अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ शेप्स और उसके सेंटर ऑफ मास लिखवा दे रहा हूं यहाँ पे, अब उसको नोट कर लो, ठीक है, ताकि आपको ना ध्यान रहे। राइट। जैसे मान लो आपका
रिंग हो, रिंग है, ठीक है, इसका रेडियस आर है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है ये ओरिजिन होता है 0 0, ठीक है। अच्छा बताओ इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स 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 0 होगा, बिल्कुल सही ध्रुव, ठीक है। सेंटर देखो एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा आपको ये शेप, ठीक है, ऐसा शेप है ना, तो अलोंग एक्स एक्सिस तो सिमेट्रिकल देखो ऐसा है ना, तो इधर भी है इक्वल मास, इधर भी इक्वल मास है, तो एक्स तो यहीं रहेगा, एक्स कहीं नहीं जाएगा, वाई में ऊपर आएगा डिस्टेंस खाली थोड़ा सा, ठीक है, तो यहां पे आएगा कहीं इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ऐसा खाली वाई कोऑर्डिनेट निकलेगा, कितना निकलेगा? 2r/पाई, ठीक है, राइट। और इस वाई सी एम आएगा, इसका एक्स सी एम क्या होगा? इसका 0 होगा, सेंटर पे ही होगा, ठीक है। अगर आपने डिस्क ले लिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिंग एंड डिस्क? अच्छा सारा हम लोग सेमी सर्कुलर कर रहे हैं, ठीक है, आप एक चीज देखो, सारा हम सेमी सर्कुलर कर रहे हैं, अगर सर्कुलर कर दिया मैंने तो क्या हो जाएगा? कॉमन सेंस लगाओ, अगर सर्कुलर कर दिया तो क्या होगा? भी सेम ही रहेगा सेंटर। 0 0, हाँ सेंटर पे आ जाएगा, दोनों 0 सेंटर पे आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि पूरी सिमेट्री हो गई ना, सिमेट्री पे आपको ध्यान देना है, परफेक्ट सिमेट्री हो गई, इसलिए जितने भी सेंटर ऑफ मास है वो सेमी सर्कुलर के निकलेंगे, ठीक है। डिस्क भी सेमी सर्कुलर होगा, सेमी सर्कुलर डिस्क करोगे तो यहां पे भी देखो रेफरेंस पॉइंट यही होगा आपका, ठीक है, 0 0, अगेन आपका यही आएगा, वाईसीएम आएगा, तो वाईसीएम की जो वैल्यू होगी वो होगी 4r/3 पाई, और एक्ससीएम अगेन इसका 0 होगा, राइट। रॉड का अभी अभी हमने निकाल के देखा है, सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, राइट, तो यहाँ पे आपका वाईसीएम 0 होगा, और एक्ससीएम जो होगा वो l/2 होगा, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर प्लेट वगैरह का आपको पता है, सॉलिड परफेक्ट सिमेट्री है तो आपको पता है क्या करना है, ठीक है। हेमिस्फीयर होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हेमिस्फीयर होगा, तो अगेन वही होगा आपका, इसका भी आपका वाईसीएम जो आएगा वो आएगा 3r/8, और एक्ससीएम 0, ठीक है। अब देखो ये एक्ससीएम वाईसीएम तो रखने के ऊपर है, कैसे रखते हो भाई आप इसको? हाँ सर्कुलर तो ऑलवेज सिमेट्रिक है, सर्कुलर स्फेरिकल, ठीक है, ये बोलोगे सब तो ऑलवेज सिमेट्रिकल शेप है, ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी पता है। सर हम वाई एक्सिस कैसे निकाल रहे हैं, एक बार वो बता दो। ये वाई एक्सिस कैसे निकाल रहे हैं? हाँ जी सर। छोड़ना, वही पार्ट तो नहीं समझना हमें, ठीक है, इस पे अभी नहीं जाएंगे, कभी स्पेशल क्लास लेंगे तो बता दूंगा, मैं तुमको बस एक आइडिया दे रहा हूँ रफ कैसे निकाल रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि सर यहाँ पाई पाई का टर्म आ रहा था, यहाँ पाई क्यों नहीं आया, ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ क्यों मैं मना कर रहा हूँ इसके लिए। देखो काम वही कर रहे हैं हम लोग, जैसे वाई निकालना है तो वाई डीएम अपॉन डीएम इंटीग्रेट करके निकाल रहे हैं, इनके जो इंटीग्रेशन होंगे ना वो थोड़े बड़े बड़े इंटीग्रेशन होंगे, तो मैं नहीं चाहता कि अभी आप उस चक्करों में पढ़ो ना, इतना टफ आपको कहीं पे यूज होना है सेंटर ऑफ मास, ये प्योरली फॉर कॉम्पिटिशन से, मैं पहले बता दूं कॉम्पिटिशन में इसका यूज है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। तो इसको अब कभी स्पेशल क्लास होगी तो मैं एक दो शेप आपको निकाल के दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं इसको, शेप कैसे निकाला जाता है, ठीक है। रॉड का जैसे मैंने दिखाया ना वैसे ही करेंगे, हर जगह एक डीएम अज्यूम करेंगे, उस डीएम से एक रिलेशन निकालेंगे। अब यहाँ पे अलग इसलिए आ रहा है, हेमिस्फीयर है तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग वॉल्यूम है, ये जो दो शेप है ये डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग एरिया है, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग लेंथ है, ठीक है। कोन आकर आप करोगे जैसे, तो अगर मान लो मैंने ट्रायंगल कर लिया, इस तरह से ट्रायंगल का शेप,
तो ट्रायंगल का शेप कहां मिलेगा आपको? जैसे इसकी हाइट h है तो बॉटम से h/3 पे सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। तो ये आपका एक 2D 3D, तो चूंकि हेमिस्फेयर 3D है तो पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है, इसलिए 3r/8 आ रहा है। तो आप बस ये वैल्यू ध्यान रखो, इसकी चार्ट बना लो, ठीक है। इसका एक और तरीका होता है, एक और थ्योरम होता है, ठीक है। वो मैं थ्योरम आपको बता नहीं रहा, उतना यूजफुल नहीं है, बट जैसे अगर मान लो मैं ये लिखूं, तो इसको आप क्या प्रोनाउंस करोगे? हमारे इंडिया में इसको हम प्रोनाउंस करेंगे पप्पू, ठीक है। लेकिन बाहर इसको विदेश में प्रोनाउंस करते हैं पेपस। एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे पेपस, उनका थ्योरम था सेंटर ऑफ मास को लेकर के, बट उससे थोड़े आसानी होती है, बट अभी हमको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट इज ओनली फॉर जेई एडवांस, उसके नीचे तक उसकी जरूरत नहीं पड़ती। सीरियसली बता रहा हूँ, अब इंडिया में अगर मैं आपको बोलता पप्पू ही पढ़ते हैं ना उसको, ठीक, लेकिन उसको पेपस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा जब स्पेशलाइज क्लासेस थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाएंगे, तब उन सब चीजों की बात करेंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास। इसके बाद हम लोग आते हैं, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास हमने सीख लिया, सेंटर ऑफ मास निकालना सीख लिया। इसके बाद आता है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि यहीं से आप धीरे धीरे कोलिजन की थ्योरी भी आपकी चालू हो जाएगी। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास आपका मूव करेगा तो कैसे करेगा, ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो उसमें हमने क्या बताया कि भैया आरसीएम जो है वो किसके बराबर है? m1r1 प्लस m2r2 प्लस अप टू mnrn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन प्लस mn, ठीक है। लेट अस से n पार्टिकल्स। अब वेलोसिटी आपका क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा आपका? drm/dt। तो देखो ये m1, ये भी dr1/dt हो जाएगा, ये dr2/dt हो जाएगा। तो हम वो बोल सकते हैं कि भैया ये हो गया आपका m1v1 प्लस m2v2 अप टू mnvn बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। नोट करते जाना इसको। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? m1a1 प्लस m2a2 अप टू mnan डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अप टू mn, ठीक है। राइट, क्लियर है सबको? ये बोलो जी, बोलो, क्लियर है? हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ मास की, ठीक है। हम लोग एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ मास का, राइट। यस, जैसे आपकी बॉडी मूव कर रही है तो आप थोड़ी बोलते हो कि यार मेरा सिर का वेलोसिटी इतना है, मेरे पैर का वेलोसिटी इतना है, ठीक है। और आप चलते चलते पत्थर से टकरा गए, चलते चलते आप पत्थर से टकरा गए, तो क्या होता है? या सपोज करो आप आंख बंद करके जा रहे हो, तो सामने बड़ी सी दीवार है, आप जाके दीवार से टकरा गए, तो क्या होगा? बस मोशन स्टॉप होगा। देखो अगर आप चल रहे हो, चलते वी विल फॉल डाउन, बट गिरोगे भाई। जब देखो अगर आप चल रहे हो, चलते चलते जा रहे हो, तो सन्नी देओल के केस में तो दीवार टूट जाएगी, और आपके केस में आपको बहुत चोट लगेगी, डिपेंड करेगा आपकी स्पीड कितनी है।
राइट? क्यों लगी चोट? न्यूटन लॉ बहुत सिंपल है भैया, फोर्स बिना मतलब के लगता नहीं है। चोट लगी क्यों? तो सवाल यह है कि भाई आपकी वेलोसिटी ऑल ऑफ अ सडन जीरो हुई, ठीक है, तो नेट मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट होना चाहिए, पूरे सिस्टम का नेट मोमेंटम कांस्टेंट होना चाहिए। कब? ठीक है, अगर आपका नेट फोर्स जीरो है तो। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग सेंटर ऑफ मास के मेथड से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी धीरे धीरे मैं आऊंगा उस चीज पे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूं, अब यहीं से एक कहानी शुरू करते हैं। अब ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं समझ में आया तो रोटेशन का कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला, मैं पहले बता दूं। कोलिजन कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। स्कूल लेवल पे तो रट रुटा के काम चल जाएगा, कंपटीशन एक क्वेश्चन भी नहीं हिलने वाला। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझो। अब देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि यार मेरा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो जीरो है, ये कब होगा? व्हेन एफ एक्सटर्नल इज जीरो। ठीक है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी कंजर्व। सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा तो आपका, अगर सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा तो आपके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो होगी। राइट? अब देखो, अगर आप सबने एक्सपीरियंस क्या होगा, आप पैदल चल रहे हो, पैदल चल रहे हो, अचानक पांव के नीचे पत्थर आया, आप लड़खड़ाए, तो जरा स्लो मोशन में एक बार आंख बंद करके सोचो कैसा होता है मोशन उस समय। एग्जैक्ट जब आप लड़खड़ाए तो मोशन कैसा होता है? आपका जो अपर बॉडी होती है, नाभि के ऊपर का जो पोर्शन होता है आपका, वो आगे की तरफ झुकता है, और पांव जो होता है वो पीछे रहता है। आप थोड़े से झुक जाते हो। क्यों झुकते हो? बिकॉज सिस्टम का मोशन, सिस्टम का जो, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, पत्थर और आपको मिला के एक सिस्टम बन रहा है, तो मोमेंटम मेरे को सिस्टम का कंजर्व रखना है। तो आपकी अपर बॉडी को थोड़ा आगे झुकाया ताकि सेंटर ऑफ मास को हम लोग उसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेंगे। आपका पांव थोड़ी देर के लिए, फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, रुका, उस पत्थर के टकराने से आपका पांव थोड़ी देर के लिए रुका, तो वो कसर किसने पूरी कर ली? आपकी अपर बॉडी ने पूरी कर ली। वो उसी वेलोसिटी से चला ताकि आपकी नाभि जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से जा रही थी वो ट्रेवल करते रहे। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? न्यूटन्स लॉ है। न्यूटन्स लॉ यही बोलता है कि भैया अगर आप किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो तो उसका मोशन अनएक्सेलरेटेड होगा। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाती रहेगी, और अगर वो रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना। राइट? तो उसका जो मोशन होगा वो अपना वैसा ही चलता रहेगा जैसे चल रहा था। लॉ ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल, लॉ ऑफ इनर्शिया। राइट? अब एक चीज सोच करके देखो कि जब आप सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात कर रहे हो, तो बहुत सारे पार्टिकल समहाउ एक सिस्टम में कनेक्टेड हैं जिनकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। दे आर बिहेविंग लाइक अ रिजिड बॉडी। दिस इज नॉट हमारी ह्यूमन बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है, बट इट इज बिहेविंग लाइक अ रिजिड बॉडी। राइट? तो क्या होगा कि ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे भी न्यूटन फर्स्ट लॉ फॉलो होगा, और इसका रेफरेंस फ्रेम कहां पे होगा? हमेशा रेफरेंस फ्रेम होगा ग्राउंड पे। राइट? रेफरेंस फ्रेम कहां पे होगा? वो ग्राउंड पे होगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। हम सबसे पहले इस एक्सेलरेशन वाले ही प्रॉब्लम को जरा समझे, हमें एक्सेलरेशन की बात करनी। ठीक है, हम छोटी छोटी सी चीजें करके आपको दिखाते हैं। ये आपकी पुली है। ठीक है, यहां पे मेरा एक मास m1 है, यहां पे मेरा दूसरा मास m2। ठीक है,
मेरे को पता करना है भाई एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। कितने लोगों को इसके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी भी याद है अच्छे से? मैंने बोला था इसकी बहुत बार जरूरत पड़ेगी। हैंड रेस करो, फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं, ईमानदारी से हैंड रेस करो कि हमें याद है। एक्सेलरेशन का इसका फॉर्मूला कितने लोगों को याद है? चलो मैं निकाल के तुम्हें दिखा दूंगा, बट आपको याद होना है कैसे निकालते थे। चलो मैं बताता हूं। हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे। इसका वेट m2g नीचे की तरफ लगेगा, टेंशन T ऊपर की तरफ लगेगा। इसका वेट m1g नीचे की तरफ लगेगा, टेंशन T ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है। अब आप क्या, मैं सपोज मैं बोलता हूं कि भाई m2 इज ग्रेटर देन m1, तो m2 के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ a, इसका एक्सेलरेशन भी a होगा। एक्सेलरेशन विल बी सेम। वाई? बिकॉज आपकी जो स्ट्रिंग है वो एक ही है, एक ही स्ट्रिंग में टेंशन सेम लगता है। अगर एक्सेलरेशन अलग अलग हो गया तो क्या हो जाएगा, दोनों के बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा। तो या तो ये स्ट्रिंग आपकी टूट जाएगी और या ये स्ट्रिंग आपकी स्लैक हो जाएगी। अरे कुल मिलाकर सीधी सी बात है, जितना यहां से लेंथ ऊपर जाएगा उतना ही यहां से नीचे आएगा ना। ठीक है, इसलिए एक्सेलरेशन सेम होगा। अब हमें क्या करना है, इसका इक्वेशन लिखते थे। कैसे लिखते थे? m2g, जिस साइड में एक्सेलरेशन है उधर के फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं, माइनस टी इज इक्वल टू m2a। और ये क्या हो जाएगा दूसरे कंडीशन में, जिधर एक्सेलरेशन है उधर का फोर्स पॉजिटिव, t माइनस m1a इज इक्वल टू m1g। ऐड कर दो दोनों को तो टेंशन कैंसिल हो गया, ये आ गया m2 माइनस m1 टाइम्स g। अरे यार ये g है, ये a है, सॉरी। और ये इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं हम लोग? बाय न्यूटन सेकंड लॉ। क्या है? नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो m1 प्लस m2 टाइम्स a। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आपका कितना हो गया बच्चे? m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 टाइम्स g। क्या ये एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है? दो तीन सवाल यहां पे पैदा होते हैं कि क्या ये एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, और क्या ये जो पुली का सिस्टम है ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, बताओ। फिजिक्स में जितना डिस्कस करोगे उतना समझ में आएंगी चीजें। अगर दिमाग में कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो बोलते जाना चाहिए। कई बार ऐसा हमें लगता है कि अरे वी आर आस्किंग वेरी वियर्ड क्वेश्चन, बहुत सिली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट जो पूछता रहता है वही सिलेक्ट होता है। m1 m2 दोनों अलग अलग मास है, तो ये हमेशा जरूरी नहीं है कि वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल ही होगा। सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए एक कंडीशन और फुलफिल होनी चाहिए। क्या? कि दे शुड ट्रेवल टुगेदर। तो यहां पे देखो ट्रेवल टुगेदर भी, m2 नीचे आएगा तो m1 ऊपर जाएगा ही जाएगा, m1 अगर नीचे आएगा तो m2 ऊपर जाएगा। कुछ भी करवा लो, अगर एक को मूव करोगे तो दूसरे को मूव करना ही करना है, राइट? तो दे विल ट्रेवल टुगेदर। तो अगर आप बोल रहे हो सर M1 M2 अलग अलग मास है तो ये दोनों को मिलाकर सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, तो ये जो एक्सेलरेशन हमने निकाला क्या ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है? बताओ। नहीं, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं है। क्यों नहीं है? अरे भैया दोनों मास का अलग अलग एक्सेलरेशन है यार। एक ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, दूसरा ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालेंगे सिंपल, m1a1 प्लस m2a2 अपॉन a1 प्लस, सॉरी m1 प्लस m2, जो हमने अभी भी फॉर्मूला आपका बनाया है। ठीक है, हमने अभी भी एक फॉर्मूला बनाया ना सर, m1 प्लस m2, अभी तो निकाला लास्ट पेज में। ठीक है, राइट? ये हमारा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकलेगा। अब निकलेगा कैसे देखो,
एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मान लो मैं ये इस एक्सेलरेशन को m2 वाला जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, उसी को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ए m1 का जो एक्सेलरेशन ये ऊपर की तरफ है, तो ये हो जाएगा -m1a। मैं नीचे वाले को पॉजिटिव ले रहा हूं, आप उल्टा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप उल्टा भी ले सकते हो। चलो आपके हिसाब से चलते हैं, आपको ऐसा हमेशा में आदत है ना ऊपर वाला एक्सिस को पॉजिटिव लेने की, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर मैं m1 के एक्सेलरेशन, देखो मास हम लोग यहाँ पे अगेन टेबल बनाएंगे, जैसे टेबल सेंटर ऑफ मास के लिए बनाते थे ना, m1 m2, ठीक है, ये मास हो गया। m1 का एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं, m1 का एक्सेलरेशन, अभी मैग्नीट्यूड भूल जाओ, इसका मैग्नीट्यूड क्या है भूल जाओ, खाली डायरेक्शन देखना है हमें। एक्सेलरेशन m1 का देखो, एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए जे कैप लिख सकते हैं क्या। और m2 का एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं, -aj कैप लिख सकते हैं क्या, देखो जरा, ठीक है, राइट। अब यहां पुट कर दो यार, तो क्या हो जाएगा, देखो m1 a j कैप माइनस m2 a j कैप अपॉन m1 प्लस m2। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, ठीक है, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और a कॉमन आएगा और a की वैल्यू यहां से पुट कर दो, तो m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी। तो ये क्या आ जाएगा, एक माइनस साइन ऐसे कॉमन निकालोगे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर इंटू जी, ठीक है। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, जे कैप था ना साथ में, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो भी नीचे की तरफ ही जा रहा है, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो भी नीचे की तरफ ही जा रहा है, आ रही बात समझ, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा, राइट। अब आप सोच रहे हो कि सर क्या क्या पढ़ा रहे हो यार, ये सब तो कुछ स्कूल वालों ने पढ़ाया नहीं, पढ़ाया था स्कूल वालों ने सर, किसके किसके स्कूल में तो पढ़ाया गया सेंटर ऑफ मास में, सबका रोटेशन वगैरह खत्म हो रखा है, बताओ जल्दी जल्दी। किसके किसके स्कूल में पढ़ाया गया है सब, क्या ये यही सोच रहा था कि क्या 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 पढ़ाया जा रहा है, हैं? क्यों पढ़ाया जा रहा है सब, क्यों पढ़ा रहे हो सब, क्या क्या पढ़ा रहे हो, ठीक है, कहाँ यूज होना है ना। देखो ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। मैं बता दूं ये आपका जेई में डायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन है, जेई मेंस के एग्जाम में 2018 पेपर उठा के देखो, राइट। अरे पता मेरी ना पास में मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, बट आप लोग लॉग ऑफ मत करना, मेरे को कुछ बात करनी है।